हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम विद हिमांशु पर। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम बहुत जल्द इस चैनल पर आपको जीएस की वीडियो भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो मैथ की क्लासें तो चल ही रही हैं और आज से हमारे जीएस की क्लासें भी शुरू, ठीक है। तो ये जीएस की और मैथ की जो वीडियोज़ हैं आपको आगामी भर्ती परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल में बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त करने वाली हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास से, ठीक है। जो हिस्ट्री है, इस शब्द का जो उत्पादन है एक हिस्टोरिया वर्ड से हुआ और इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो हेरोडोटस जो है वो इतिहास के पिता कहे जाते हैं। इनकी एक फेमस पुस्तक है हिस्टोरिका, ठीक है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। जो इतिहास है, इतिहास के बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से, साहित्यिक स्रोतों से और ऐतिहासिक काल से हमें पता लगता है कि हाँ, इतिहास में कुछ ये जो घटनाएं हैं वो घटित हुई थी। जैसे मैं बात करूं कि पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, तो जैसे स्मारक, हमें पुरानी स्मारक मिलती हैं। जैसे आपने सुना होगा आगरे का ताजमहल इतिहास के एक सुंदर एक निशानी है इतिहास की। दिल्ली का लाल किला जो हमें इतिहास के बारे में बताता है कि हाँ, इतिहास में कुछ था, ठीक है। अभिलेख, जैसे आपने सुना होगा कि जो एक कलिंग के युद्ध के बारे में बताया जाता है, तो अशोक ने अपने 13वें अभिलेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया था। और इस युद्ध के बाद अशोक ने भीषण नरसंहार को देखते हुए उसको छोड़ दिया था, जो ये युद्ध किया करता था। और उसके बाद में इसने बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म में इसने शांति के लिए बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया। कुछ मूर्तियां भी इतिहास का साक्ष्य हैं। जैसे एक सिक्कों पर पीछे लक्ष्मी जी की मूर्ति मिलती है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए किस शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति अंकित है। तो मोहम्मद गोरी एक ऐसा शासक था जो अपने सिक्कों पर, जो वो सिक्के चलवाया करता था, उन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति पीछे अंकित किया करता था, ठीक है। दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत। जैसे साहित्यिक स्रोतों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे धार्मिक और अधार्मिक ग्रंथ। अगर मैं धार्मिक ग्रंथों की बात करता हूं तो आपने सुना होगा रामायण, महाभारत, ये हमें इतिहास के बारे में बताती हैं। जैसे महाभारत में आपने सुना होगा कि महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ, या रामायण के बारे में आपने सुना होगा, रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, रामायण और महाभारत जो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बाइबल हमें इसके बारे में जानकारी देता है, इतिहास के बारे में। और कुरान, ठीक है, ये धार्मिक ग्रंथ हैं जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। अधार्मिक ग्रंथों की अगर हम बात करते हैं तो एक रजत रंगनी नामक पुस्तक है जो कल्हड़ ने लिखी थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो कश्मीर का इतिहास है वो किस पुस्तक में संलग्नित है, ठीक है। तो आंसर है इसका रजत रंगनी में। वो एक अधार्मिक ग्रंथ है जिसे कल्लड़ ने लिखा था। और भी बहुत सारे अधार्मिक ग्रंथ हमें इसके बारे में बताते हैं। जैसे इब्न बतूता की एक किताब थी जिसका नाम था रिहला, ठीक है। अल-बरूनी ने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी, किताबुल हिंद। तो वो सारी क्या है? अधार्मिक ग्रंथ हैं जो हमें बताती हैं कि इतिहास में क्या क्या घटनाएं हमारी घटित हुई हैं, ठीक है। तीसरा, ऐतिहासिक काल, लोह युग। कुछ जो जैसे खुदाई हुई तो कुछ चीजें हमें खुदाई के दौरान देखने को मिली, तो उसमें हमें पता लगा कि मनुष्य पहले जो है इन औजारों का प्रयोग किया करता था, ठीक है भाई। हमने इतिहास को कंपटीशन की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है भाई। अगर मैं इसमें आपसे प्राचीन भारत की बात करता हूं कि प्राचीन भारत कब से लेकर के कब तक शुरू हुआ, तो इसका जो पीरियड है वो अननोन है। और अननोन पीरियड से लेकर के, ठीक है, अननोन पीरियड टाइम से लेकर के हम इसको 712 ईस्वी तक मानते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है: प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे तो इसमें पाषाण युग और ताम्र युग 2 चीजें आती हैं। अगर हम बात करते हैं कि जब मनुष्य आदि मानव हुआ करता था, या मनुष्य जानवरों की तरह चला करता था, ना उसके पास में कपड़े थे, ना खाने के लिए शुद्ध भोजन था, वो युग कौन सा है? पाषाण युग है, ठीक है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा आ जाता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, और वैदिक सभ्यता। ये 2 सभ्यता इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम में
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैदिक सभ्यता में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए जो आर्य थे वो उनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी या नगरीय थी। ठीक है, कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कालीबंगन किस जगह पे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, या मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है वर्तमान में, या रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान स्थित है। कमेंट में अपना आंसर जरूर दें। ठीक है, अगर मैं इनके टाइम पीरियड की बात करता हूं तो 3000 बीसी से 2000 बीसी तक ताम्र युग आपका चलता है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं तो ये 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। क्या होता है अभी? ईसा पूर्व। इस डाउट को भी मैं अभी आपका दूर कर दूंगा। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर के 600 बीसी तक चलती है। ठीक है, अगर हम लौह युग की बात करते हैं तो वो 600 बीसी से आपका 712 एना डोमनी तक चलता है। अब इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि बीसी क्या है और एडी क्या है। देखो भाई, 1 ईस्वी को होता है ईसा मसीह का जन्म। इससे पहले जो हम उल्टे चलते हैं इस तरफ, ठीक है भाई, इस तरफ, इसको बोलते हैं हम बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो बातें हैं उनको हम बीसी बोलते हैं। और ईसा मसीह के बाद की जो बातें हैं एना डोमनी, इनको हम ईसवी बोलते हैं या सीई बोलते हैं, कॉमन एरा। ठीक है भाई, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जो आपके महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म तो हुआ था 563 में, 563 ईसा पूर्व में, आप सभी जानते हैं, और उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो अब आप कहेंगे कि उल्टा कैसे चल रहा है, जन्म पहले हो चुका है और इधर की तरफ हम इसमें बढ़ रहे हैं एक ईस्वी की तरफ। ठीक है भाई, और अगर ईस्वी की बात करेंगे तो उसमें हम सीधे ही बढ़ते हैं। ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट क्या है, ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज की जो क्लास है इसको हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत से। और मध्यकालीन भारत में क्या क्या टॉपिक आते हैं। मध्यकालीन भारत, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से शुरू होगा और 1707 तक हम मध्यकालीन भारत के बारे में ही बातें करेंगे। ठीक है भाई, आधुनिक भारत की अगर हम बात करेंगे तो वो 1707 से शुरू होगा और 1707 के बाद हम इसमें 1964 ईस्वी तक आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे। मध्यकालीन भारत जो शुरू होता है वो भारत पर अरबों के आक्रमण से शुरू होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी या पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम से हम इसको शुरू करेंगे। और फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, और फिर हम जो दिल्ली सल्तनत है उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में आप लोग जानते हैं कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, इन सभी के शासकों के बारे में बात करेंगे। तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश के कंप्लीट हो जाने के बाद में हम बात करेंगे मुगलिया सल्तनत के बारे में। और मुगलिया सल्तनत में आप जानते हैं कि बाबर जो कि एक फेमस आक्रमणकारी था, बाबर के बारे में, फिर अकबर के बारे में, हुमायूं और जहांगीर, शाहजहां, और फिर औरंगजेब पर हम इसको लास्ट करेंगे 707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम आधुनिक भारत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कि जो मुस्लिम धर्म है वो कहाँ से शुरू हुआ था। देखो, जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो गुप्त काल से ही चला आ रहा है, उसका कोई शुरू होने का कोई टाइम पीरियड नहीं है। मैंने यहाँ पे बताया कि भाई जो यहाँ पे अननोन टाइम से, गुप्त काल से चला आ रहा है जो सनातन धर्म है। लेकिन मुस्लिम धर्म के बारे में भी मैं बताऊंगा कि उसके संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के बारे में भी हम बात करेंगे, ईसाई धर्म के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज हम मुस्लिम धर्म के बारे में चर्चा करते हैं और फिर शुरू करते हैं कि भारत पर विदेशियों का आक्रमण कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है भाई, देखो भाई, हम मध्यकालीन भारत में शुरू कर रहे हैं कि भी इस्लाम धर्म की स्थापना किस तरीके से हुई और फिर किस तरीके से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया। तो अगर इस्लाम धर्म के बारे में हम बात करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे भाई? हजरत मोहम्मद साहब। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब। अगर मैं हजरत मोहम्मद साहब की बात करता हूं तो इनका जन्म
570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था भाई? 570 ईस्वी में। अगर इनके ज्ञान की बात करें हम तो 610 ईस्वी में हीरा गुप्ता नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 610 ईस्वी में इन्हें हीरा गुप्ता नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुई, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई हीरा गुप्ता नामक गुफा में इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके मदीना चले गए। अगर इनका जन्म स्थान आपसे पूछा जाता है तो 570 में ही इनका जन्म मक्का में ही हुआ था, और मक्का से मदीना जाने की जो यात्रा थी वो क्या कहलाई? हिजारत कहलाई। मक्का से मदीना जाने की यात्रा हिजारत कहलाई। और इसी वर्ष मुस्लिम धर्म का जो कैलेंडर है हिजरी संबत, मुस्लिम धर्म का कैलेंडर हिजरी संबत इसी वर्ष प्रकाश में आया। ठीक है, मुस्लिम धर्म का कैलेंडर मक्का से मदीना जाने की जो यात्रा थी वो हिजारत कहलाई, और मुस्लिम धर्म का जो कैलेंडर है हिजरी संबत इसी वर्ष प्रकाश में आया। 632 ईस्वी में मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु हो गई, और इनके जो पहले उत्तराधिकारी थे वो थे अबू बकर। ठीक है, पहले उत्तराधिकारी इनके अबू बकर थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हजरत मोहम्मद साहब के पहले उत्तराधिकारी कौन बने, तो अबू बकर थे। ठीक है, दूसरे उत्तराधिकारी की अगर बात करता है तो उमर, तीसरे उत्तराधिकारी की अगर बात करता है तो उस्मान, और चौथे उत्तराधिकारी की बात करता है तो अली। उमर और उस्मान को खलीफा भी कहा गया। ठीक है, अली जो थे वो इनके सबसे पहले शिष्य थे। अगर आपसे शिष्य की बात करता है कि भी इनके पहले शिष्य कौन थे, ठीक है, तो वो कौन थे? अली। इनके पहले शिष्य भी थे और इनके दामाद भी हुआ करते थे। ठीक है, अली को उत्तराधिकारी बनने के बाद मुस्लिम धर्म दो संप्रदायों में बट गया, और इन्हीं की मृत्यु के बाद में जो मुहर्रम है वो मनाया जाता है। मुस्लिम धर्म में एक त्योहार होता है मुहर्रम, उसे मनाया जाता है अली की डेथ के शोक के रूप में। ठीक है, और ये जो धर्म है वो दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। ठीक है, कुछ लोग जो अली को अपना भगवान कहा करते थे वो शिया धर्म के लोग हो गए, और कुछ लोग जो अली को चौथे नंबर पे रखते थे वो सुन्नी धर्म में बट गए। एक और धर्म मुस्लिम धर्म में माना जाता है जो सूफी संप्रदाय के लोग होते हैं। आपने सूफी संगीत आपने सुना होगा। तो मुस्लिम धर्म में क्या है कि भी इनके 5 स्तंभ माने गए हैं। मुस्लिम धर्म के 5 स्तंभ, 5 पिलर माने गए हैं। ठीक है, 5 स्तंभ या 5 पिलर माने गए हैं। पहला क्या है कि भी जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको कलमा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं 5 स्तंभ कौन कौन से हैं। पहला स्तंभ है, इनको कलमा पढ़ना पड़ता है। कलमा क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है कि जो गॉड है वो सर्वश्रेष्ठ है और हम गॉड की सब संतानें हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं उनको अपने जीवन में एक बार मक्का और मदीना जाना होता है हज यात्रा के लिए। जो हज यात्रा होती है एक बार इनको मक्का और मदीना सऊदी अरब में जाना होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा स्तंभ क्या है कि भी एक सच्चे मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज जरूर पढ़नी ही पढ़नी है। दिन में इनको 5 बार जो है नमाज पढ़नी पड़ती है। और चौथा क्या है कि भी इनको अपनी आय का एक टैक्स भरना होता है, अपनी आय का 1/4
40, ठीक है। जो टैक्स या दान के रूप में हम इसको बोल सकते हैं कि इनको अपनी आय का टैक्स भरना होता है, जिसे हम जकात बोलते हैं। पांचवा क्या स्तंभ है कि इनको रमजान में रोजा रखना होता है, ठीक है। जो मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करते हैं उनको ये बात अच्छे से मालूम होगी कि रोजा क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो मुस्लिम धर्म था वो दो भागों में बट गया, कुछ लोग शिया मुस्लिम हो गए और कुछ लोग सुन्नी मुस्लिम हो गए, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत पर विदेशियों का आक्रमण, ठीक है, भारत पर विदेशियों का आक्रमण। अब हम बात करते हैं कि भारत पर सर्वप्रथम विदेशियों का आक्रमण, भारत पर विदेशियों का आक्रमण। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था भाई? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो यहां पे मैं बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है। यहां हुआ करता था सिंध प्रांत, ये भारत का मैप की ऊपर की चोटी है, और सिंध प्रांत में सिंध का जो शासक था वो दाहिर हुआ करता था। सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर पर किया। यहाँ पर एक बंदरगाह था देवबंद, जहां पर दाहिर राज करा करता था सिंध में, ठीक है। उस बंदरगाह पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आक्रमण किया और दाहिर को हराया और भारत में एंटर कर गया। इसने भारत में 712 ईस्वी में आक्रमण किया और 714 ईस्वी तक वापस चला गया। भारत में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। सिंध और बहमान शाह और मुल्तान, यहाँ की कुछ रियासतों को मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने भारत में सबसे पहले खजूर की खेती शुरू की। खजूर की खेती, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए भारत में सर्वप्रथम खजूर की खेती किसने शुरू की। तो आपका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला जो शासक था, सोने के सिक्के चलाने वाला शासक, सोने के सिक्के इसने दिरहम नाम से चलाए, ठीक है। दिरहम नाम से सबसे पहले इसने भारत में सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। सबसे पहले इसने भारत में ऊंट पालन शुरू किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारत में सबसे पहले ऊंट पालन किसने शुरू किया। तो आपका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले अरबी घोड़े भारत में लाया, अरबी घोड़े, अरबी घोड़े से इसने भारतीयों को अवगत कराया और ऊंट पालन भी इसी ने भारत में सबसे पहले शुरू किया। इसके साथ एक साहित्यकार आया था जिसका नाम था अल फाजरी, जिसका नाम था अल फाजरी। उसने खगोल शास्त्र पर आधारित एक पुस्तक जिसका नाम था किताब उल जज, किताब उल जज की रचना की। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए किताब उल जज किस विषय पर आधारित रचना है। तो किताब उल जज खगोल शास्त्र पर आधारित रचना है जिसके रचयिता अल फाजरी हैं। और अल फाजरी किसके साथ आया था भारत? मोहम्मद बिन कासिम के साथ में भारत आया था। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा कि बताइए सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने लगाया? जजिया कर, जजिया कर क्या होता था भाई? जजिया कर एक जो टैक्स होता था वो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था। इसका मीनिंग क्या था कि एक व्यक्ति को जो नॉन मुस्लिम्स है, जो मुस्लिम नहीं है, उसको अपनी आय का 1/2 से 2/3 तक अपना हिस्सा जो शासक है उसको देना होगा। ये जजिया कर था जिसकी शुरुआत भारत में किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जजिया कर जैसे जैसे चलता रहेगा इसको कोई हटाएगा फिर कोई लगाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम बातें करते हुए चलेंगे कि और अंत में सबसे लास्ट में इसको औरंगजेब इसका फाइनल कर देगा जजिया कर का, और औरंगजेब इसको खत्म कर देगा जजिया कर के बारे में, ठीक है। तो
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम कैसा आक्रमणकारी था, तो ये एक अरब आक्रमणकारी था। अरब देश से आया था, ठीक है। इसके बाद हम अगली जो क्लास होगी, अगली जो वीडियो होगी, उसके बारे में तुर्कों के बारे में बात करेंगे कि पहला तुर्क आक्रमणकारी भारत पर कौन था, ठीक है। किसने, मतलब कि जो तुर्क आक्रमणकारी था, किसने भारत पर हमला किया। और हम महमूद गजनबी के बारे में जानेंगे कि कौन था महमूद गजनबी, कहाँ का रहने वाला था। उसके बाद हम कल की ही क्लास में मोहम्मद गोरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और महमूद गजनबी के बारे में, जो उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, उसके बारे में बात करेंगे। उसने किस आक्रमण में, जो भारत में प्रसिद्ध था सोमनाथ का मंदिर, किस आक्रमण में महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।